दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और अपन कंटिन्यू रख रहे हैं इस टॉपिक को, कार्बन वाले को। कल अपन ने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो क्या होता है और कार्बन के बारे में अपन ने सारी उसका इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था दोस्तों। तो पार्ट 1 के अंदर तो केवल अपन ने इंट्रोडक्शन देखा है। पार्ट 2 के अंदर अपन कार्बन को आगे इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं अपन, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। अगर आज इस पार्ट 2 के अंदर कार्बन के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं, देखो लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन का दोस्तों परमाणु क्रमांक जो संख्या है वो क्या होती है, 6 है। मतलब साफ है कि कार्बन जो है ना वो पीरियोडिक टेबल पे 6 पोजीशन पे विराजमान है, ठीक है ना। इसके अलावा इस संख्या को, परमाणु क्रमांक संख्या को, क्योंकि वापस बताने का मेरा मकसद ये है कि जो परमाणु क्रमांक संख्या को अपन जेड द्वारा लिखते हैं, किस द्वारा, किस सिम्टम द्वारा लिखते हैं, सॉरी किस सिंबल द्वारा लिखते हैं, जेड द्वारा हम लिखते हैं। जेड का मतलब होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और अगर कार्बन का मास नंबर अपन देखें तो आपको पता होता है प्रोटॉन प्लस, अब प्रोटॉन पे प्लस लगाया मतलब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की जो संरचना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 12। तो जो कार्बन का मास नंबर है वो कितना होता है, 12 होता है, 12 नंबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लो कि हालांकि इतना एजुकेशन तो मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि कार्बन का प्रतीक क्या है। अगर सिंबल पूछ लेना कि कार्बन का प्रतीक क्या है, तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं यार, 6-7 क्लास वाले बच्चे भी जानते हैं कि कार्बन को अपन सी द्वारा लिखते हैं। कौन से सिंबल द्वारा लिखते हैं, सी द्वारा लिखते हैं, ठीक है ना। और कार्बन जो है ना उसका परमाणु क्रमांक संख्या 6 होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल पे वो 6 पोजीशन पे है। उसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब कार्बन जो है ना वो सार्वभौमिक तत्व है। कार्बन जो है वो किस प्रकार का तत्व है, सार्वभौमिक तत्व है। इस शब्द को जानने का प्रयास करें आप। सार्वभौमिक का मतलब सर्वत्र पाया जाता है, और निश्चित रूप से आपको पिछली वीडियो में इसकी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि कार्बन को जो है ना भूप्रपट्टी में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। मैंने बताया ना आपको, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, मतलब जो है ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। कार्बन जब किसी दूसरे परमाणु से किसी दूसरे कार्बनिक यौगिक से जुड़ता है ना, तो उसी को अपन कार्बनिक यौगिक कहते हैं। किसी दूसरे परमाणु से जुड़कर ये कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। अब कार्बन का क्या होता है कि छोटा आकार होने के कारण, ध्यान देना, कंपटीशन एग्जाम वाले ध्यान देना, छोटा आकार के कारण, छोटा आकार होने के कारण ये है ना सिग्मा बंध, कौन सा बंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में सीधा पूछा जाता है कि सिग्मा और पाई बंध, दोनों बंध बनाने में जो जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, वो कार्बन होता है। तो सिग्मा बंध बनाने के लिए भी ये जो है एबल है, और पाई बंध बनाने के लिए भी ये क्या होता है, एबल होता है दोस्तों। तो छोटा आकार होने के कारण ये सिग्मा बंध और पाई बंध, ठीक है ना, दोनों बंधों को बनाने में एबल होता है, यानी कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, दोनों के लिए ये एबल माना जाता है। तो कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिसे अपन जेड द्वारा लिखते हैं, जेड बराबर 6 लिखते हैं, और इसका मास नंबर जो होता है वो 12 होता है। इसके अलावा अगर बात करें कि कार्बन जो है ना भूप्रपट्टी में 0.02% में पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के रूप में 0.02% के रूप में, ठीक है ना। तो ये बात तो अपन ने पिछली वीडियो में भी जान ली थी। अब एक वैज्ञानिक का नाम याद रखें, बर्जीलियस। छात्रों इस वैज्ञानिक का नाम याद रखें, बर्जीलियस। देखो तो इसका नाम क्यों याद रखना है, उसके लिए पीछे कारण क्या है वो जान लीजिए। बर्जीलियस ने ना एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। दोस्तों इसके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, जैव शक्ति सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जैव शक्ति सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था या किसके द्वारा यह प्रस्तावित है। तो जैव शक्ति सिद्धांत जो है कार्बन से रिलेटेड है, और वो किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने क्या कहा था इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बात सही है बर्जीलियस की। अरे भैया मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जितने भी प्रकृति के जीव जंतु है उनके अंदर क्या है, कार्बन है।
मतलब ब्लड के अंदर कार्बन है, हड्डियों के अंदर कार्बन है, कार्टिलेज के अंदर कार्बन है, एवरी पार्ट के अंदर जो है कार्बन फैला हुआ है। तो जीवधारियों के शरीर में क्या होता है, कार्बन होता है। और जानवरों के अलावा हमारे अंदर भी वही चीज है, तो हम भी एनिमल सेल्स के अंदर ही आते हैं, वैसे प्राणियों के अंदर ही आते हैं, तो हमारे अंदर भी कार्बन है। इसके अलावा जो हमारे दैनिक जीवन की जो चीजें हैं, उपयोगी चीजें जैसे फर्नीचर, कागज वगैरह, उन सब के अंदर दोस्तों क्या है, कार्बन है। तो जैव शक्ति सिद्धांत के मतलब यही है कि बर्जीलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिकों का अगर संश्लेषण होना तो वो जीवधारियों से संभव है। जीवधारियों के शरीर से ही कार्बनिक, जीवधारियों के शरीर से, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना इस चीज को, कि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण, संश्लेषण मतलब निर्माण करना, द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, मतलब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किससे संभव है, किससे पॉसिबिलिटी है, जीवधारियों के शरीर से। इस बात को जानने का प्रयास करें आप, ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस ऑन द अर्थ पृथ्वी पे कोई जीव, बड़ा जीव मर जाता है, जैसे अपन जानवरों की बात करते हैं, कोई भी गाय, भैंस, ऊंट, गधे, घोड़े जो भी है ना, अगर बाय द वे अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है तो उनका पालक क्या करता है, उनको कहीं डाल के आ जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वहां पर है ना बैक्टीरिया जो होते हैं, अपघटक जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रोवेज होते हैं, वो उस पूरी बॉडी का, उस जीवधारी की पूरी बॉडी का क्या कर लेते हैं, अपघटित कर देते हैं, उसको डीजनरेट करते हैं, फिर उसका कंकाल बचता है। तो क्या हुआ, उनके शरीर का जो कार्बनिक यौगिक था, जो जटिल कार्बनिक यौगिक थे, अब वो बैक्टीरिया क्या काम कर रहे हैं कि उनके शरीर से जटिल कार्बनिक जो यौगिक है ना, उनको वो क्या कर रहे हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल बर्जीलियस की बात से सबको हमें जो है ना, मतलब इस इनके सिद्धांत को मानना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में कौन कन्वर्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया कर रहे हैं, जीवाणु कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं कि कोई जीवधारी मर रहा है तो उसकी बॉडी से जो कार्बनिक यौगिक निकल रहा है, वो जटिल कार्बनिक यौगिक के अणु है, उनको वो सरल कार्बनिक यौगिकों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उनके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैव शक्ति सिद्धांत का मतलब ये होता है कि अगर कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करना है, सिंथेसिस करना है उसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो वो पॉसिबिलिटी कहां से आएगी, वो जीवधारियों के शरीर से आएगी, ना कि प्रयोगशालाओं में किसी केमिकल के थ्रू, या प्रयोगशालाओं में अपन को उनको कार्बनिक यौगिकों को बना सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि वॉलर ने तो बनाया था, बट जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस की अवधारणा है। तो ये याद रखें आप कि बर्जीलियस जो वैज्ञानिक था, उसने कौन सा सिद्धांत दिया था, उसने सिद्धांत दिया था, देखो मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ, जैव शक्ति सिद्धांत। और जैव शक्ति सिद्धांत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो मेन मुद्दा था, वो ये था कि कार्बनिक यौगिकों को अगर बनाना है, इनका निर्माण करना है, यदि कार्बनिक यौगिकों को सिंथेसिस का संश्लेषण करना है, तो देखिए प्रकृति के जीवधारियों के शरीर से ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है, अदरवाइज नहीं है। ये बात बोली थी बर्जीलियस ने, ठीक है ना। इसके बाद में कार्बन जो है सार्वभौमिक तत्व के रूप में है। और एक बात नोट कर लीजिएगा कि कार्बन जो है ना, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि आवर्त सारणी के अंदर, आवर्त सारणी, हालांकि आवर्त सारणी को बनाने के लिए भी कई वैज्ञानिकों के मत आए थे सामने, ठीक है ना। उसके बाद में मेंडलीव ने ही ओवरऑल लास्ट में इस सारणी को बनाया था, ठीक है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक भी वही है। तो आवर्त सारणी के अंदर जो कार्बन है वो पी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। कौन से ब्लॉक के अंदर रखा गया है, पी ब्लॉक के अंदर रखा गया। बस यही चीजें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, यही से एमसीक्यू बनेंगे, यही से क्वेश्चन बनेंगे कि कार्बन जो है वो आवर्त सारणी के अंदर कौन से ब्लॉक का मेंबर है, मतलब आवर्त सारणी के अंदर कार्बन को कहाँ रखा गया है। तो सिंपल सी बात है कि पी ब्लॉक में रखा गया है। तो दिमाग में आता है तो फिर एस ब्लॉक में क्या है, तो भैया देखो एस ब्लॉक के अंदर जो है ना वो धातुएं आती है। एस ब्लॉक के अंदर क्या आती है, धातुएं आती है। मेरे अगर कुछ वीडियो आप रिवर्स करोगे तो पदार्थ वाला यानी कि मेटर वाला वीडियो जरूर देखें दोस्तों आप, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैंने आपको पूरा माइंड में बताया कि पदार्थ जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कौन कौन के बेसिस पे उनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। एक इस वीडियो के कंटिन्यू रखते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक कमेंट आया था बच्चों का कि सर 6th और 7th और 8th क्लास के चैप्टर के वीडियो भी डालिए। तो छात्रों मैं आपको बता देता हूँ कि पहले थोड़े बोर्ड एग्जाम को अपन दृष्टिकोण देखते हुए, ठीक है ना, 10th और 12th को देखते हुए और कंपटीशन को देखते हुए, अभी फिलहाल ये थोड़े जो कार्बन चैप्टर चल रहा है, इसके बाद
6, 7 और 8 और 9 तक के मैं वीडियो चैप्टर वाइज डालने वाला हूँ, तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप चिंता मत कीजिए इस बात के लिए। तो एस ब्लॉक के अंदर छात्रों क्या रखा गया है, एस ब्लॉक के अंदर सभी धातुओं को रखा गया है, यानी कि ऐसे तत्व जो धातु के रूप में है उनको एस ब्लॉक में रखा गया है। और जो अधातु है, अब देखो यहाँ पर जो अधातु है, मतलब अधातु, अरे भाई मैंने बताया था कि 118 तत्व है ना, ठीक है ना, तो उनमें 90 क्या है, 90 तो धातु है। 118 तत्व पूरे ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है ना, जो वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया जा चुका है ऑन द अर्थ। तो उन 118 तत्वों में जो 90 है ना, ये जो 90 संख्या के अंदर है वो धातुएं है बेटा, वो क्या है, धातु है भाई लोगों। और जो 22 है ना वो अधातु है। हालांकि वो माइंड मैप आप उस वीडियो के अंदर देखेंगे पता चल जाएगा। और बाद में बचे हैं 6 यानी कि 6 जो है वो उपधातु है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उस वीडियो के अंदर दिख जाएगी आपको। तो यहां पर ध्यान दे लीजिएगा कि कार्बन जो है ना वो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में रखा गया है। तो पी ब्लॉक में रख दिया ना तो सिंपल सी बात है कि कार्बन किस रूप में है, अधातु के रूप में है। किस रूप में है, अधातु के रूप में है, ठीक है ना। कार्बन का प्रतीक क्या है, सी है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो कार्बन का प्रतीक जब सी होता है तो इसको लिखने का तरीका देखिए कि C612 इसको लिखते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा, अपने आप को कंसीडर करना है, कॉमन सेंस की बात है कि देखो ये जो कार्बन है ना 6 का मतलब होता है कि पीरियोडिक टेबल पे इसका पोजीशन का है कि 6 नंबर पे सर, बिल्कुल राइट। तो इसलिए अपन को ऐसे पढ़ना है कि कार्बन C612 है, दैट मींस कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, मतलब Z बराबर कितना है कि सर 6 है, ठीक है ना। और 12 का मतलब क्या है कि मास नंबर कितना है इसका कि 12 है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि Z का मतलब तो होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आवर्त है पी ब्लॉक का उसके अंदर 6 पोजीशन पे कार्बन मेंशन है, तो इसीलिए यहाँ पे अपन ने लिखा है C6। और 12 का मतलब होता है कि इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं इसके नाभिक के अंदर, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको है ना C612 लिखते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आने वाली बात है कि अपरूप क्या होते हैं दोस्तों। अपरूप भैया देखो सीधी सी बात है, जब कोई एक तत्व अपने 2 या 2 से अधिक रूपों के अंदर पाया जाता है, लेकिन उनमें एक शर्त होती है कि उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। भाई देखो कि जब कोई तत्व है ना, अपरूप की बात ध्यान देना है, कंपटीशन वाले भी देख लेना आप लोग, ठीक है ना। और 10th वाले तो देखते ही होंगे मेरे ख्याल से, उनको तो जरूरी है देखना ये चीज कि अपरूप क्या है कि कार्बन जो है ना वो अपने अन्य रूपों में भी ऑन द अर्थ पे वो मेंशन है। मतलब जब कोई तत्व अपने 2 या 2 से अधिक रूपों में, ठीक है ना, पाया जाता है, लेकिन शर्त ये होती है कि उनके गुणधर्म जो है ना, भौतिक गुणधर्म, उनके भौतिक जो गुणधर्म होंगे ना वो क्या होंगे दोस्तों, वो भिन्न भिन्न होंगे। तो नोट कर लीजिएगा अगर करना है तो। हालांकि सारी चीजें ना मैं वैसे ही है ना एक बार लिखने के बाद में रिपीट करता हूँ 2 या 3 दफे, तो आप है ना अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रखा करें और लिखा करें इन सारी चीजों को, ठीक है ना। या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, बाद में आराम से देखा करें आप। तो कार्बन जो है ना वो उनमें अपरूपता का गुण पाया जाता है, ये भी एक प्रकार से इसकी प्रॉपर्टी हो गई, कार्बन की विशेषता हो गई कि कार्बन के ढेर सारे अपरूप है, ठीक है ना। तो अपरूप क्या है कि जब कोई तत्व अपने 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है और अपने गुणधर्म में भिन्नता रखता हो तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, अपरूप कहेंगे। और ये जो प्रावस्था है इस प्रकार की उसे हम क्या कहेंगे, अपरूपता कहेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब देखिए कार्बन के 2 मुख्य अपरूप है दोस्तों, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप है। पहला कौन सा है, अगर हम एक ही बात करें जो कार्बन के अपरूप है, इस कार्बन के लिए मैं बात कर रहा हूं, चैप्टर कार्बन चल रहा है, कॉमन सेंस यही रखना है आपको कि कार्बन का जो अपरूप है पहला वो कहलाता है क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप। और दूसरा इसका अपरूप होता है दोस्तों, और वो है बी के रूप में, बी कैटेगरी के अंदर जो कार्बन का दूसरा अपरूप है वो है, जब एक क्रिस्टलीय है तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, कॉमन सेंस की बात रखो यार, एक क्रिस्टलीय। दूसरा कौन सा अपरूप होगा, एक क्रिस्टलीय। अब यहां पर एक और समस्या सामने आती है कि सर हमें ये बताइए कि क्रिस्टलीय अपरूप और एक क्रिस्टलीय अपरूप में क्या डिफरेंस है। भाई देखो
कि कार्बन का जो अप्रूव क्रिस्टलीय कैटेगरी के अंदर आएगा उनकी ज्यामितीय संरचना फिक्स होगी, और जो अक्रिस्टलीय कैटेगरी में आएगा उनकी ज्यामितीय संरचना फिक्स नहीं होगी। तो आप नोट कीजिएगा, यहाँ से नोट करने का तरीका देखो, सुनो कैसे करोगे कि कार्बन के अंदर क्या पाया जाता है, अपरूपता का गुण पाया जाता है। अब अपरूपता होती क्या है कि जब कार्बन है ना अपने दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है पृथ्वी पे, ठीक है ना, भूप्रपट्टी पे, और उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं, तो इसी को अपन है ना अपरूपता कहते हैं, और उन छोटे मोटे तत्वों को क्या कहेंगे, अपरूप कहेंगे, ठीक है ना। अब कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो दो प्रकार की कैटेगरी में बांटे गए हैं, यानी कार्बन के अपरूपों को हम दो भागों में बांट दिए। पहला कौन सा है, क्रिस्टलीय अपरूप, और दूसरा कौन सा है, अक्रिस्टलीय अपरूप। अब ध्यान देना कि जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं उनकी क्या होती है कि जो ज्यामितीय संरचना होती है, क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं कार्बन के कि जो ज्यामितीय संरचना होती है ना वो क्या होती है, निश्चित होती है। कार्बन के ऐसे अपरूप जिनकी ज्यामितीय संरचना फिक्स होती है, निश्चित होती है, उनको कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के नाम से जानते हैं। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, लिखना है लिख लो कि कार्बन के ऐसे अपरूप जिनकी ज्यामितीय संरचना फिक्स होती है मतलब निश्चित होती है, ऐसे जो अपरूप होते हैं उनको क्रिस्टलीय अपरूप कहा जाता है। राइट, ठीक है ना, आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने। दूसरा अपरूप कौन सा है, अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक इसका अपोजिट करना है कि कार्बन के ऐसे अपरूप, ठीक है ना, कार्बन के ऐसे अपरूप जिनकी ज्यामितीय संरचना क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं, ठीक है ना। या ये चीज भी आपने नोट कर ली होगी। अब देखिए क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपरूप है उसमें तीन बातें याद रखनी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड, ठीक है ना। पहला आएगा इसमें हीरा, डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और तीसरा आता है फुलरीन। तीसरा क्या आता है, फुलरीन। बोर्ड पे अगर आपको नाम ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना, तो मैं बोल रहा हूं, बोल के बता रहा हूं आपको कि कार्बन का जो अपरूप है कौन सा, क्रिस्टलीय है, इसका मतलब जिनकी ज्यामितीय संरचना फिक्स होती है, तो उनके अंदर कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा हीरा, ठीक है ना, डायमंड, और दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है फुलरीन। ये तीन जो है ना, ये तीन अपरूप आप याद रखें। ये कार्बन के कौन से अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपटीशन वाले डायरेक्ट याद रखना, निम्न में से कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन होगा, बाकी इधर अक्रिस्टलीय वाले होंगे। अब आपको जज करना है कौन सा है, तो ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, माइंड में दिमाग में रखें। अब अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर क्या है, अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर ढेर सारी चीजें आएंगी दोस्तों, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा कास्ट कोयला, कास्ट कोयला, ठीक है ना। इसके बाद में चारकोल, इसके बाद में चारकोल, फिर आएगा कोक, फिर क्या आएगा, कोक, और फिर इसके बाद में ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन का मतलब होता है काजल, ब्लैक कार्बन दैट मीन्स काजल, ठीक है ना। तो देखिए इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको कार्बन के अपरूप समझाए हैं, और कार्बन के बारे में थोड़ा सा पिछले वीडियो का मतलब जो है उसको रिपीट किया, उसके इंट्रोडक्शन को, किस प्रकार से कार्बन का प्रतीक है, मतलब कैसे कार्बन को लिखा जाता है, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, और उसके अकॉर्डिंग क्या बात कही गई थी कि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किस प्रकृति के कौन से नियम से संभव है, मतलब कैसे हम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और कंटिन्यू रखेंगे कार्बन को। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।